दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। पुलिस अरमान को बस 5 मिनट का समय दिया। अरमान, शुक्रिया आपका सर। फिर जेल की तरफ बढ़ा जहां उषा देवी कैद थी। उषा देवी अपने बेटे से नजरें चुरा दूसरी तरफ मुंह फेर लेती हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ बेटा? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी माँ बोलकर रोने लगती हैं। अरमान समझाते हुए, माँ मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप ऐसा गलती कभी नहीं कर सकती हैं। मैं बचपन में जब भी किसी का पेंसिल, कॉपी या कोई और सामान चुरा कर कभी लाता था तो आप मुझे डांट लगाती थी और प्यार से समझाती थी कि चोरी करना गलत बात है। फिर कैसे मान लूँ आप गलत हो या आपने चोरी की? उषा देवी, तुम लोग जाओ अभी यहाँ से। मुझे अभी पुलिस, आपका समय खत्म हो गया है। अब आप लोग स्टेशन से बाहर जाइए। दोनों वापस हॉस्पिटल जाते हैं। सिया की माँ, बेटा सिया तुम कहाँ थी? सिया अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ अरमान के पास जाकर खड़ी हो गई। अरमान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी माँ जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगी। अरमान सिया के माँ के हाथों को पकड़ रोते हुए अपना सिर रख देता है और बोलता है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ आंटी जी, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई के कहने पर गौरव शादी का जोड़ा लेकर मंदिर गया। माता रानी के चरणों में अर्पित कर वापस उठा लिया। उसके बाद सिर झुका गौरव ने कहा, माता रानी मेरे भाई का वैवाहिक जीवन खुशियों से भर देना। पता नहीं कैसे गौरव के हाथ से शादी का जोड़ा छूट गया। नीचे घी से भरा एक थाली रखा था। उसके बगल में माता रानी के सामने दिया जल रहा था। जोड़ा हाथ से छूटकर थाली में गिरा। उसी वक्त जलता दिया भी जोड़े पर गिर गया। घी के वजह से शादी के जोड़े में तुरंत आग लग गई। गौरव भाई भाई जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। भाई अमित आवाज़ सुनकर तेजी से नीचे आया। भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया गौरव? अब तुम रोना बंद करो गौरव। भाई अब इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। ऊपर जाओ, एक और शादी का जोड़ा रखा है, उसे लाकर दे दो। मैं ये जोड़ा किसी खास के लिए लाया था जो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना बोलकर अमित चला जाता अपने रूम में। निशांत अपने अतीत में खोया जा रहा था। तुम्हें थप्पड़ लगाने के बाद तुम अपने नज़रें झुका ली क्योंकि वहाँ स्टूडेंट की काफ़ी भीड़ लगी थी। झुकी हुई नज़रों में समुंदर जितना पानी दिख रहा था। तुम खामोश अपने बाएं हाथ से अपने बाएं गाल को पकड़ थी क्योंकि शायद थप्पड़ तुम्हें जोर से लगा था। गुस्से में आकर मैंने जो थप्पड़ लगाया था, गुस्सा शांत होने के बाद मुझे अफसोस बहुत हुआ था। नेक्स्ट डे जब तुम पीले रंग की लॉन्ग कुर्ती, उस पर लाल रंग का दुपट्टा पहनकर आई थी, सच कहूँ मैं तो उसी वक्त तुम्हारा हो गया था और अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तुम्हारी भूरी आंखों में वो काले रंग का काजल, क्या कहूँ उस वक्त मुझे क्या हो रहा था, कुछ शब्दों में बयां करना उस लम्हे को गलत होगा मेरे समझ से। भाई अपने रूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेता है। अमित बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद खुद से ही, वक्त ने मुझे किस रास्ते पर लाकर खड़ा किया है। अब इन हालातों से लड़ने का मन नहीं करता है। किसी को तकलीफ़ देना अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। कब मेरी खामोशी को लोग समझेंगे? बेड से खड़ा हुआ अमित फिर अपने कवर्ड से काव्या की तस्वीर निकाल उसे देखते हुए सीने से चिपका लेता है। फिर अचानक उसके फ़ोन का घंटी बजा। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर भाई इधर उधर देखा तो फ़ोन रूम में ही बेड पर पड़ा था। फ़ोन उठाकर साइलेंस किया और फ़ोन को अपने कान से चिपकाया। कुछ बोलता उससे पहले उधर से आवाज़ आया, आज जो कुछ भी हो मेरे वजह से हो, और तुमसे मैं एक काम करने के लिए कहा था और वो भी तुमसे नहीं हो रहा। सुनने में आया है तुम उस लड़की से शादी नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा बेटा प्यारा नहीं है। अमित, नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपको गलत खबर मिला है, मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। फिर कॉल कट गया। अरमान अपने पिताजी को कॉल किया क्योंकि वो बिहार से बाहर थे।
बिजनेस के सिलसिले में जहाँ तक मुझे पता है उनको वक्त नहीं मिला होगा कि न्यूज़ पढ़े। माँ जेल में है, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा। कॉल नहीं उठाने पर सिया से बोल रहा था। सिया, फिर परेशान क्यों हो रहे हो आप? अरमान जी, कॉल उठा ले अंकल तो आप बात कर लेना और उन्हें बता भी देना। अरमान, शायद आप ठीक कह रही हैं सिया जी, रात बहुत हो गई है, पापा शायद सो गए होंगे। निशा शादी के जोड़ा पहनकर बैठने को तैयार नहीं थी। भाई गुस्से में अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाते हुए बोला, तुम मेरी बात सीधे साधी मानती हो या? शादी का दूसरा जोड़ा ऊपर के कमरे में लेकर आया गौरव। भाई गौरव के हाथ से शादी का जोड़ा ले लेता है, गौरव को किसी काम से बाहर भाई भेज देता है। अमित गुस्से में चिल्लाते हुए निशा के सामने शादी का जोड़ा पटका। कल हमारी शादी होगी, वो भी पूरे रस्मों रिवाजों के साथ। देखता हूँ तुम शादी का जोड़ा कैसे नहीं पहनती हो। निशा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी। मैं सिर्फ निशान जी की पत्नी बनूंगी और किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। अमित अपने जीन्स के पैकेट से अपना फ़ोन निकाला, एक तस्वीर को दिखाते हुए बोला, अमित, इनसे तो तुम अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो। मेरे एक इशारे पर इनका क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। आगे तुम्हारी मर्जी, शादी करोगी या इन लोगों को हमेशा? निशा रोते हुए बीच में बात काटते हुए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तुम इन लोगों को कुछ मत करना। अगले दिन सुबह भी हो गई, लेकिन निशान पुरानी यादों में खोया ही था। उसे तो पता भी नहीं था निशा यही है। उसके बगल के 2 रूम को छोड़कर तीसरे रूम में पीले रंग की लॉन्ग कुर्ती में जब तुम कॉलेज के मेन गेट को पार कर अंदर आने वाली ही थी, तभी अचानक पीछे से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल की होगी, काव्यादि आवाज़ देते हुए तुम्हारा दुपट्टा पकड़ लिया था। शायद तुम उसे पहले से जानती थी। देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा था जब तुम मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ विवेक, तुम यहाँ कैसे? विवेक मुस्कुराते हुए ओहो दी विवेक अपना सिर पीटते हुए बोला, आप इतनी बड़ी हो, मैं बहुत छोटा सा। दी आप थोड़ा नीचे झुको। काव्या बीच में बात को काटते हुए, तुम यही बोलना चाह रहे थे कि मैं झुक जाऊं? लो झुक गई। विवेक, हाँ दी, आपको कैसे पता चला? सोचते हुए बोला। काव्या, अब बोलो भी, क्यों झुकने के लिए कहा तुमने, या मैं ऐसे ही झुकी रहूं? विवेक, आप अपना कान में तरफ करोगे तब तो कुछ बोलूँगा मैं। लो कर ली, काव्या मुस्कुराते हुए बोली। विवेक काव्या के गालों को चूमते हुए, थैंक यू दीदी, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। ओह, यहाँ तक तुम घर से दूर खुद चलकर मुझे सिर्फ थैंक यू दीदी बोलने आए थे? विवेक मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, आपका जादू की झप्पी। और काव्या, आजा मेरे छोटे। अपना दोनों हाथ आगे करते हुए विवेक मुस्कुराते हुए काव्या से लिपट गया। विवेक के गालों को चूम ले। अब मिल गए दोनों, अब जाओ तुम घर। नहीं, अभी तो कुछ लाया हूँ आपके लिए। लंच बॉक्स आगे करते हुए, आपके लिए गाजर का हलवा लाया था दीदी, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी बनाई थी तो मैं लेकर आ गया। आप जल्दी में कुछ खाई भी नहीं होगी और मुझे स्कूल जाने से पहले मुंह में ठूस ठूस कर खिलाती हो। काव्या, इसलिए तुम बिना ड्रेस बदले सीधे कॉलेज आ गए हो? विवेक जोर जोर से हंसने लगा। मम्मी के डांट से भी तो बचना है। अच्छा मैं चलता हूँ दीदी। गौरव, अरे वो भाई, अब तो सपने से जागो, सुबह से शाम होने आई है। गौरव के हाथ में आरती के साथ गंगा जल था। उस जल को पूरे घर में छिड़कना था। निशांत अतीत से बाहर आया। आज यहाँ इतनी धुआं धुआं क्यों हुआ है? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? खांसते हुए बोला। कुछ बड़बड़ाते हुए गौरव वहाँ से चला गया। पंडित जी, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। निशा शादी का जोड़ा पहनकर मंडप के पास आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। भाई के बोलने पर गौरव निशा को कहने गया, भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। निशा, आप जाओ, मैं बस 5 मिनट तैयार होकर आती हूँ। निशा को ना चाहते हुए भी शादी का लाल जोड़ा पहनना पड़ा। वजह अपने परिवार वालों को बचाने का। धीरे धीरे लगभग 1 घंटा बीत गया। दूसरी तरफ विधि के अनुसार हवन और वर्षी के दिन का पूजा पाठ संपन्न हो गया। पंडित गुरुजी बोले, अमित बेटा जल्दी से दुल्हन को बुलाओ।
आज शादी करना जरूरी है क्या? तुम्हारे परिवार में से भी कोई नहीं है अभी यहाँ। ये शादी तो होगी लेकिन याद रखना। पर तुम, अमित बात को बीच में काटते हुए, आपको आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। आप सिर्फ आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिनने के चक्कर में पड़े हैं? गुरुजी ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो बस बता सकता और समझा सकता हूँ। निशांत धुआं को देखकर उस रूम से भागने का प्लान बनाया। हाथ की रस्सी बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। उसने रस्सी हाथ और पैरों दोनों के खोल दिया। अब रूम से धीरे धीरे बाहर आया। चुपके से छुपते छुपाते निशांत हॉल में आया। उसे भूख भी लगी थी। कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था। हॉल में एक टेबल लगा था जिस पर बहुत सारे केले रखे हुए थे। वहाँ से कुछ केले उठाए और छिलका उतार कर खाने लगा। तभी उसका ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया। भाई को ऊपर जाते देख निशांत केले के छिलके को सीढ़ियों के पास ही फेंक दिया। जैसे ही बाहर दरवाजे के तरफ जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया ही था, उसी वक्त दो भाई के आदमियों को आपस में बात करते हुए सुना। कभी तो पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा भाई को, आज ऐसा एक लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं? ये तो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। सुनने में आया है ये लड़की ज़बरदस्ती किडनैप कर ले आई गई है। भाई के कुछ खास आदमियों ने ये काम किया है। लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से तय थी। मुझे तो लगता है कोई आपस की दुश्मनी होगी उनका दोनों परिवारों के बीच। वो जो इतना ही बोला था कि निशांत के हाथों से टेबल पर रखा गिलास गिर गया। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर वो दोनों लोग दरवाजे के आसपास से हटकर दोनों हॉल के तरफ भागे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? निशांत टेबल के नीचे छुप गया, बोलकर आवाज़ लगा रहे थे और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा रहे थे। तभी उनको एक बिल्ली पर नज़र गई। चलो भाई, ये तो बिल्ली थी। निशांत दबे पांव बाहर निकल रहा था, तभी उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। निशांत पीछे मुड़कर देखा तो सामने गौरव खड़ा था। गौरव निशांत को फिर से पकड़ लिया और वो भाई के आदमियों को सौंप दिया। गौरव शादी के मंडप की ओर ले गया, जहाँ शादी के विधि के मंत्र उच्चारण कुछ ही देर में शुरू होने वाले थे। गुरुजी बोले, अब विलंब करना उचित नहीं होगा, जल्द से जल्द शादी संपन्न करो। अमित इशारा दिया, गौरव को जाकर बुला लाओ दुल्हन को। गौरव सीढ़ियों के ऊपर देखा, लो दुल्हन आ गई पंडित जी। निशा शादी के जोड़े में पंडित मंडप में कुछ ही देर में आकर बैठने वाली ही थी। निशांत के हाथों में एक केले का छिलका उसके हाथ में रह ही गया था। उसने भाई को उठते देख सामने निशांत छिलका फेंक दिया ताकि भाई आगे बढ़े तो गिर जाए। लेकिन अमित भाई उठकर एक ही जगह खड़ा था। निशा घूंघट में थी, उसे केले का छिलका नहीं दिखा और उसने केले के छिलके पर अपना पैर रख दिया। पैर रखते ही स्लिप कर गिर पड़ी। झट से अमित पास जाकर अपना हाथ आगे किया। निशा अपना हाथ अमित के हाथों में देते हुए अमित के सहारे खड़ी हुई, अपना हाथ झटकते हुए, तुम मुझसे दूर रहो, पास आने की कभी कोशिश मत करना। भले ही तुमने मुझे मजबूर करके शादी कर रहे हो, लेकिन याद रखना कभी तुम्हें मैं खुशियाँ नसीब नहीं होने दूंगी। वो वक्त कभी नहीं आएगा जब तुम सुकून से मुस्कुराओगे। मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं आएगा। आज से तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अमित सागवान, तुम्हें मेरी हाय लगेगी। अमित मन ही मन, मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ? सवाल मेरे बेटे की है और उसके अलावा मेरे जीने का कोई जरिया भी नहीं जिसे मैं सहारे में जीऊँ। अगर वादा मैंने किया ना होता, कहने को तो पूरा परिवार है पर मैं अकेला हूँ। खैर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरी मजबूरी क्या है। अगर बता देता तुम्हें तो। गौरव भाई बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा। अमित निशा का हाथ पकड़कर मंडप में बैठा दिया। शादी की विधि शुरू हुई। दूसरी तरफ सिया अरमान वकील को साथ लेकर पुलिस से स्टेशन पहुंचे, लेकिन उषा देवी पुलिस स्टेशन में नहीं थी। पुलिस अरमान से, आपने आने में देर कर दिया, उनको तो किसी ने अभी अभी रिहा करवा कर अपने साथ ले गया। अरमान, क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते? परेशान होते हुए पूछा। पुलिस, सॉरी, अगर पता होता तो ज़रूर बता सकता। वैसे भी उनको रिहा करवाने उनका वकील आया था। बस इतना पता है, वो बिहार का जाने माने बिजनेसमैन है। सिया और अरमान पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए, आखिर कौन हो सकता है सोचते हुए अरमान सिया से बोल रहा था। पापा को फ़ोन लगाया। अरमान जीवन वर्मा कॉल उठाकर, हेलो बेटा अरमान, बोलो कैसे हो?
अरमान, मैं ठीक हूँ पापा। आप अभी कहाँ हो इस वक्त? जीवन वर्मा, बेटा अभी मैं तो एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशानी तो नहीं? अरमान, नहीं पापा, कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। जीवन वर्मा, ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? उनको फ़ोन कितने दिनों से लगा रहा हूँ लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा। वो ठीक तो है ना? अरमान, जी पापा माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। अमित, शादी के बीच में ही? रुकिए गुरुजी, शादी शुरू हुई थी। अमित अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। उसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अमित मन ही मन, तुम भी मुझे गलत तो नहीं समझ रही काव्या? तुम्हें तो पता है सब क्यों मैं शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए, जो अब मेरी जिम्मेदारी है उसकी कैसे ना करूँ मैं तुमसे जो वादा किया था। आखिरी सांस तक उसका हिफाजत करूँगा मैं। आज तक हमारी शादी का राज किसी को नहीं पता चला कि हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। परिवार वालों के सामने सिर्फ झूठा दिखावा करते थे कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वो तो तुम्हारे बच्चे को नाम देने के लिए ये सब दिखावा था। उस वक्त मैं भी अपने परिवार वालों के सामने गलत साबित हुआ था। आज फिर ऐसा लगता है जैसे 5 साल पहले वाला अमित हूँ जो हालात के आगे मजबूर है। तुमसे मोहब्बत तो बेपनाह करता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई मैं तुम्हें बता सकूं वजह। तुम मुझे गलत समझ ना बैठो। एक तुम्हें प्यार का वास्ता देकर तेरे दिल को तोड़ गया, यहाँ तक तुम्हें बचाने पहचानने से भी इनकार किया। कैसे कहता मैं तुम्हें मुझे तुमसे प्यार है कितना? आगे कुछ बोल पाता। भाई की फ़ोन की घंटी बजा। अपने जीन्स के पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन की तरफ देखा तो आर के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। स्लाइड कर फ़ोन को अपने कान से लगाया। उधर से आवाज़ आया, उषा देवी कैसे रिहा हो गई, वो भी इतनी जल्दी? अमित अपनी आंखें बड़ी करते हुए आश्चर्य से, ये कैसे हो सकता है? उषा देवी इतनी जल्दी कैसे छूट सकती हैं? उन पर तो बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था मैंने। आप फिक्र मत करो, उसका बेटा अभी भी यही है। वैसे भी कुछ देर और इंतज़ार करो आप भाई, शादी बस संपन्न होने वाली ही है। निशा, जो अब कुछ ही देर में निशा शर्मा से निशा सागवान बनने वाली थी। आई हेट यू मिस्टर अमित सागवान। रोते हुए निशा खुद से मन ही मन। निशान, निशा को निशान का आवाज़ सुनाई दी। घूंघट में से ही अपनी गर्दन इधर उधर की। शायद मेरा वहम है। वादा के अनुसार अब तक निशान जी को छोड़ दिया गया होगा। मैं नहीं चाहती थी मुझे वो देखें किसी और। आमिर सोचते हुए, गुरुजी मंत्र उच्चारण बंद कीजिए। सभी की नज़रें अमित के तरफ था क्योंकि अचानक शादी के बीच में पंडित जी को रुकने को कहा था। गुरु, पंडित जी क्या हुआ? बीच में मंत्र उच्चारण बंद क्यों करने को कहा? अमित, कुछ नहीं गुरुजी। निशा के तरफ थोड़ा झुका। अपनी घूंघट उठाओ। निशा आश्चर्य से, क्यों? मैं नहीं उठाऊंगी घूंघट। तुम क्या कर लोगे मेरा? अपना ये अकड़ किसी और को दिखाना मुझे नहीं समझे। घूंघट के अंदर से ही निशा बोली। अमित गुस्से में खींचकर घूंघट को ऊपर उठा दिया। निशांत कुछ देर पहले खुश था लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। निशांत को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। निशा को शादी के जोड़े में किसी दूसरे को होते हुए निशांत बस रोए जा रहा था। निशा का भी वही हाल था। आखिरी बार निशा निशांत को जी भर के देखना चाह रही थी लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ कर पा रही थी। बस अपने पलकों को लगातार मना रही थी। उषा देवी रिहा होकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस लड़के को बहुत करीब से जानती हो जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष की होगी, जो बिल्कुल अरमान की उम्र का था। अपना खून आखिर अपना होता है, कहते हुए उषा देवी का उस लड़के ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप मेरे साथ क्यों आकर नहीं रहती आप? मैं भी तो आपका अपना खून हूँ। आपकी दुआ का ही नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और बिहार में मेरा बहुत नाम भी है। उषा देवी सोचते हुए, बेटा अभी कुछ समय और इंतज़ार करो, फिर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। मेरी बहू कैसी है सिनू? वो लड़का बोला मुस्कुराते हुए। वो आपको बहुत याद करती है माँ। आप एक बार चलकर मिल लीजिए। बात भी आप उससे बहुत कम ही करती हैं, ना जाने क्यों। उषा देवी, बेटा तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। जीवन वर्मा का पूरा संपत्ति तेरे नाम हो ही चुका है, बस बिजनेस होना बाकी है। वो लड़का, माँ आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन इतना याद रखना
वो दोनों भी आपका बेटा है, चाहे सौतेला ही क्यों ना हो, लेकिन है तो आपके बहन के ही बेटे ना। ज़्यादा सौतेला व्यवहार मत करो आप। बचपन से वो दोनों आपको अपना माँ मानते आए हैं। उषा देवी सोचते हुए, तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे बच्चे। अभी तो मुझे जीवन वर्मा से बदला लेना है। उसकी वजह से मैं तुमसे दूर हुई। तुम पापा और माँ दोनों के प्यार से दूर रहा। ऐसे ही मैं उसे उसके अपने खून से अलग कर दूंगी। तब समझ आएगी उस जीवन वर्मा को। अरमान सिया दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। जाकर वहाँ देखे तो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कहाँ थे इतने दिन? कहाँ 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 नहीं ढूंढा मैंने आपको। अमित और निशा की शादी विधि पूर्वक संपन्न हो गई। निशा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि निशान के सामने मेरी शादी किसी दूसरे से हो। वो बातें आधी आधी रातों तक करना, वादे, वो सारे कस्में जो निशा और निशान दोनों एक दूसरे से किए थे, वो सारे लम्हे आंखों के सामने इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही थी। निशा धीरे धीरे अपने पलकों को उठाकर निशान के तरफ देखी। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरी मौका था जिसे निशा नहीं गंवाना चाहती थी। रोते रोते निशा की आंखें लाल पड़ गई थी। निशा निशान के तरफ देखते हुए, निशान की नज़रें निशा को ही निहार रही थी। निशा निशान को खुद के तरफ देखते हुए अपने पलकें झुका ली। निशांत निशा की तरफ देखते हुए, मुझे तो नहीं पता तुमने ये शादी क्यों की, पर इतना तो समझ ही चुका हूँ कि तुम मुझे तकलीफ़ कभी नहीं दे सकती हो। तेरी निगाहें मुझे सब कुछ बता गया। खुद को जीना सिखा दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें भुला पाना आसान नहीं। फिक्र मत करो, हमेशा मैं अपने दिल में तुझे पनाह दूंगा, लेकिन हर वादों से तुम आज़ाद रहोगी जिसका इल्ज़ाम तुम पर लगाऊंगा। बेवफा तुम भी काव्या की तरह निकली। वो भी किसी खैर बीते वक्त को और बीते बात को याद नहीं किया करते। वो भी जहाँ होगी खुश होगी, और अब तुम भी जहाँ रहोगी और जिसके साथ रहना बहुत खुश रहोगी। अलविदा। अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा मैं। चलता हूँ अब मैं तेरे महफिल से। अमित निशान को बाहर जाते देख अमित निशान की तरफ देखते हुए, तुम अभी यहीं रहो, कुछ देर बाद जाना यहाँ से तुम। अभी कुछ रस्में बाकी है, उसे तुम देख कर जाना। निशांत ये सोचकर रुक गया, कुछ देर और तुम्हें देखकर जश्न मना लूँगा दर्दों का। उषा देवी मुस्कुराते हुए, बेटा तुम उस निशा की शादी तो किसी और से करवा दिया प्लान के मुताबिक। किसी को शक तो नहीं हुआ? सारा किया धरा मेरा है। उस निशान की वजह से ही तो तुम काव्या को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन ऊपर वाले की महिमा भी गजब की है। शुक्र है वो तुम्हारी ज़िंदगी में सिनू बनकर आई। सही समय पर हम दोनों पहुंच गए थे। काव्या का एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी मिलते ही उसके जगह किसी और की डेड बॉडी रख दिए थे। सिर पर चोट लगने की वजह से वो अपना पहचान भूल गई थी। सीनियर थी काव्या कॉलेज में तुमसे बेटा। उषा देवी सोचते हुए बोली, अब तो खुश होना बेटा। उषा देवी का बेटा, जी माँ मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तो जीना भूल ही गया था। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कोई देख ना ले हमें यहाँ। उषा देवी मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है जाओ तुम, अपना ख्याल भी रखना। उनका बेटा वहाँ से चला गया। अब पता चलेगा तुम्हें निशान, प्यार खोने का एहसास क्या होता है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा मैंने ब्रेकअप करवाया था। अमित आरती कर लो, उसके बाद घर के लिए निकलना है। माता रानी के सामने माथा टेकने से यात्रा शुभ होती है, और शादी के बाद दुल्हन मंदिर में घी के दिए जलाती है। मेरे घर का रस्म है जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। निशा अमित से बोली, मुझे अपने पूरे परिवार से मिलना है, फिर तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हारे परिवार के पास, तुम्हारे घर। अमित मान जाता है, ठीक है फिर चलो। निशा अमित को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंची। उन दोनों के साथ निशान भी गया। निशा की माँ निशा को ऊपर नीचे निहार रही थी आश्चर्य से। ये क्या है बेटा? तेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर क्या है? कहीं तुम शादी तो नहीं कर ली बिना किसी से पूछे? सिया और अरमा दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। रूम के बाहर निशा दुल्हन के लिबास में माँ की तरफ मुँह कर खड़ी थी। निशा कुछ दूरी पर मायूस खड़ा था। निशांत। सिया दौड़ते हुए पीछे से निशा से लिपट गई। सिया अमित को नहीं देखी थी क्योंकि अमित को कॉल आ गया था, तो बात करते करते कुछ दूरी तक जा पहुंचा। अरमान मुस्कुराते हुए, भाई भाभी को ढूंढकर शादी भी कर लिए, वाह क्या बात है।
हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दिए। आप कहाँ थे इतने दिन? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, पर कुछ पता नहीं चला आपका। निशान नजरें झुका सिर्फ अरमान की बातें गुमसुम सुन रहा था। अरमान परेशान होते हुए, भाई आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अब तो आपकी शादी भी हो गई है। लेकिन इतना अरमान की बातों को सुनकर निशांत अरमान से लिपट कर रोने लगा। निशांत, सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं भाई। जब निशा शर्मा जी के पास, अरमान को कुछ समझ नहीं आया और सिया भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ निशा की आंखें लाल जो आंसू से लबालब भरा था, दूसरी तरफ निशान को अरमान से लिपट कर रोते देख सिया को और आश्चर्य हो रहा था। सिया मन ही मन सोचते हुए, ये मैं क्या देख रही हूँ? दोनों शादी करके आए और ऐसे रो रहे हैं। दुल्हन को तो रोते देखा है मैंने, लेकिन इस शादी में कुछ देर रुक कर सोचते हुए नहीं, यहाँ तो दूल्हा ही रो रहा है। तभी अंदर से कुछ आवाज़ें आईं, जिसे सुनकर निशा की माँ अंदर गई। जाते जाते ये बोल गई, बेटा तुम बाहर ही रहना। सिया, दी आप कहाँ थी इतने दिनों से? आप और निशान जीजू दोनों शादी करके भी। निशा सिया की बात को बीच में काटते हुए, सिया बिना कुछ जाने किसी को भी अपना जीजू मत बोला करो। जिसको हाथ थामना था उसने तो मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिया था। सिया ने बड़े आंखें करते हुए, कहना क्या चाहती हो आप दी? आप दोनों की शादी नहीं हुई? मतलब आप शादी की, लेकिन वो इंसान निशान जीजू नहीं है, तो फिर कौन है? किससे शादी कर ली दी? निशा कुछ जवाब देती, सिया को उससे पहले उसकी माँ रूम के अंदर से आवाज़ दी, निशा बेटा आ जाओ। निशा सिया दोनों अंदर गई। शर्मा जी को बोलते देख सिया हैरान थी। उनके पास जाकर सिया लिपट गई। सिया, आज बहुत खुश हूँ मैं पापा, आप बोलने लगे, आप अब बैठने भी लगे। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? शर्मा जी मुस्कुराते हुए, ये सब तुम्हारी दीदी की वजह से हुआ है। निशा की आवाज़ जैसे मेरे कानों में पड़ा, मेरे शरीर में हलचल होने लगा, बोलने की चाहत बढ़ने लगी। कितने दिनों से इसे देखा भी नहीं था मैंने। अचानक उठकर बैठ गया मैं। माफ़ करना बेटा, मुझे तो याद भी नहीं रहा तुम्हारी शादी हो चुकी है। आज तुम्हारा शादी का सालगिरह भी है। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। सदा तुम हमेशा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। निशा को आशीर्वाद देते हुए निशा के माथे को चूम लिया उन्होंने। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी गुड़िया। पहले तो निशा को कुछ समझ नहीं आया पापा क्या बोल रहे हैं, लेकिन माँ के इशारे को देख कुछ बोली नहीं। पापा आप क्यों रोने लगे? निशा शर्मा जी के आंसू पोंछते हुए, आज मेरी सालगिरह है, विदाई नहीं। निशा, पापा आप आराम कीजिए। माँ की तरफ देखते हुए, आप जरा बाहर आओ माँ। माँ पापा ऐसे क्यों? सिया निशा की बात को बीच में काटते हुए, वो इसलिए कि पापा पिछली बातें भूल चुके हैं। निशा आश्चर्य से, ऐसा क्या हुआ जिससे पापा की याददाश्त ही चली गई? सिया मायूस होकर, दरअसल उस वक्त की। सिया बोल ही रही थी तभी एक आवाज़ आई, निशा जी चलें, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, माँ का फ़ोन आया था। सिया पीछे मुड़ी, नीचे से ऊपर देखती हुई, ये कौन है? कहीं यही तो मेरे जीजू नहीं? अमित जी आप बिल्कुल सही सोच रही, आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी और परिचय भी। अभी किसी के ज़िंदगी का सवाल है, वरना कुछ देर बाद जाता। निशा, माँ मैं अब चलती हूँ, आप पापा को समझा देना, जल्दी आप सबसे मिलूँगी। निशा अपने पीछे मुड़कर देखी तो वहाँ से निशांत अरमान दोनों गायब थे। सिया सुन, मेरे नामौजूदगी में तुम्हें अपना और माँ पापा का ख्याल रखना, समझी? निशा सिया के दाई कान खींचते हुए बोली। सिया आह चीखते हुए, दी छोड़ो मेरे कान, कहीं ज़मीन पर ना गिर पड़े। निशा एक थप्पड़ लगाते हुए प्यार से बोली, तुम नहीं सुधरोगी। सिया, क्यों सुधरूं मैं? निशा, ठीक है मेरी माँ, मत सुधरो तुम, ऐसी ही अच्छी लगती तुम, हंसती मुस्कुराती रहो हमेशा। अमित निशा दोनों हॉस्पिटल से निकल गए। निशा उस वक्त तक निशांत को इधर उधर नजरें घुमाकर ढूंढती रही ताकि उसे भी भर देख सके। निशांत रोते हुए, भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगा? आज मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मुझे तो अब प्यार शब्द से नफरत हो चुका है। मुझे अब नहीं जीना भाई, मुझे छोड़ो। अब क्या करूँगा मैं जी कर? अरमान को धक्का देकर निशांत हॉस्पिटल की छत से कूदना चाहा। जैसे कूदने वाला होता है, अरमान जो धक्का खाकर
पास से ही गिर गया था। अरमान झट से उठा कर निशान को पीछे खींचा। अरमान निशान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए अरमान निशान को अपने दोनों हाथों से पकड़कर, भाई होश में आओ आप। माना निशा भाभी आज किसी और की पत्नी बन गई है, इसका मतलब क्या आप जीना छोड़ दोगे? मैं हूं ना भाई आपके साथ, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ निशा भाभी से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। निशांत हाथ जोड़ते हुए, बस भाई मुझे अब कोई शादी नहीं करना है और ना किसी लड़की से प्यार। भाई 2 बार धोखा खा चुका, अब पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मुझ में अब हिम्मत नहीं बचा, बस अब सारी उम्र अकेला रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उषा देवी षड्यंत्र पर षड्यंत्र रची जा रही थी। उषा देवी ऑटो लेकर पटना से मिथिला के लिए निकल गई। उषा देवी मन ही मन सोच रही थी, प्लान के मुताबिक निशा की शादी निशान की जगह किसी और से करवा दी। अब जीवन वर्मा आज आने वाले हैं मिथिला, मुस्कुराते हुए। आज इनसे सारा बिजनेस डरा धमका कर कैसे भी अपने बेटे के नाम करवाना है। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं जितना मैं सोच रही, मेरे लिए नामुमकिन भी नहीं। वो दिन मैं भूली नहीं, आज भी मुझे याद है मेरे पति जब जीवन वर्मा से मदद मांग रहे थे। अगर उस दिन उन्होंने मदद किया होता तो आज मेरे पति जिंदा होते। बड़ी बहन के पति थे, फिर भी खैर अपना बदला गिन गिन कर लूँगी। जीवन वर्मा अपने माथे का सिंदूर पोंछते हुए बोली, वैसे भी बहुत नाटक कर ली मैं, झूठी माँ बनने का और झूठी पत्नी बनने का। आज जो कुछ भी हो मेरे पति के मेहनत की वजह से हो। मेरे पति को मदद किए नहीं, ऊपर से धोखा भी दिए। प्रोजेक्ट मेरे पति का था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपने कंपनी से निकाल दिए थे। ऊपर से दूसरी कंपनी में भी लगाया, जमा पूंजी डूब गया। कर्ज तले दबते जा रहे थे। बैंक से भी लोन लेना पड़ा। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं किया हमारी। औकात से ज़्यादा कर्ज हो गया था। अंत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमेशा हमेशा के लिए मुझे और मेरे बेटे को छोड़ गए। अब तुम भी खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहो जीवन वर्मा। इतना बोलते हुए उषा देवी पर्स से अपना फ़ोन निकाली और किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर निकाल फ़ोन की। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। उषा देवी, पेपर्स तैयार हैं जो आपसे कहा गया था। उधर से आवाज़ आया, जी मैडम तैयार है आपका, कहो तो मैं भिजवा दूं आपके एड्रेस पर। उषा देवी, जी भेज दीजिए। ये सोचते हुए बोली, जीवन वर्मा तो रात तक आएंगे। निशांत और अरमान भी नहीं है घर पर, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वकील साहब भेज दीजिए। लेकिन आपको याद है ना हमारे बीच डील क्या हुआ था? आपके काम का पैसा शाम तक मिल जाएगा। शाम 6 बजे आपको अपने फ़ोन पर मैसेज भी मिल जाएगा, बोलकर उषा देवी फ़ोन रख दी। ऑटो में रखी न्यूज़पेपर पर उषा देवी की नज़रें गई। ऑटो वाले से, ये अखबार आज की है भाई साहब। ऑटो वाले ने जवाब दिया, जी दीदी ये आज की अखबार है। उषा देवी, जरा देना। आप तो ये ऑटो वाला उषा देवी को अखबार पकड़ा दिया। उषा देवी अखबार को देखकर मुस्कुराने लगी। जैसे ही उषा देवी घर के अंदर पहुंची, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। निशांत अरमान के कंधे पर अपना सिर रखकर रोते रोते अचानक हटा लिया। अरमान के बाएं कंधे पर अपना एक हाथ रखा। भाई तुम मुझे यहाँ से अभी के अभी ले चलो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरी मानो तो तुम सिया से शादी कर लो जल्द से जल्द, वरना कहीं देर ना हो जाए, कहीं तुम सोचते ही ना रह जाओ। अरमान परेशान होते हुए, आपको क्या लगता है भाई, इतना सब कुछ होने के बाद वो मेरी शादी सिया से करवाएंगे क्या? निशान दिलासा देते हुए, ये मुझ पर छोड़ दो, तुम कैसे करवानी है शादी। फिलहाल मुझे इस शहर से दूर ले चलो। अमित कार चला रहा था। कार के अंदर धीरे धीरे प्यार भरी गाने चल रहे थे। निशा कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते उनकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। अमित एक बहुत खूबसूरत बंगले के पास अचानक ब्रेक लिया, जिससे कार रुक जाती है। निशा आगे की तरफ झुक जाती है और फिर झटके से पीछे आती है। उसका सिर कार के सीट से टकरा जाती है। निशा होश में आते ही अमित की तरफ देखते हुए, निशा गुस्से में, जब तुम्हें कार चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो? तुमसे अच्छा तो मैं चला लेती कार को। अमित बिना कुछ बोले खूबसूरत से बंगले के अंदर कार को ले गया। पार्किंग एरिया में कार को रोका, वहीं कार को पार्क किया। अमित कार से झट से नीचे उतरकर कार के दूसरी तरफ गया, जिस तरफ निशा बैठी थी। अमित कार का दरवाज़ा खोला। आप नीचे आइए, अपना हाथ करते हुए। निशा गुस्से में, मैं खुद उतर जाऊंगी। एक बात और, तुम मेरे पास आने के लिए रोज़ एक नया बहाना ढूंढ मत करो, समझे?
निशा कार से बाहर उतर आई। बंगले के बाहर की खूबसूरती देख निशा कुछ पल के लिए खो गई। निशा अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए मन ही मन बंगले की तारीफ कर रही थी। ये बंगला बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा, ये सोचते हुए निशा अपना एक एक कदम बढ़ा रही थी। काश इस बंगले में रहती और मैं इस बंगले की मालकिन होती। अमित धीरे से कहा, अंदर चलें, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। निशा इतना सुनते ही अमित को आश्चर्य से देखते हुए मन ही मन, निशा ये इंसान मुझे तो सच में पागल लगता है। किसी के भी बंगले के अंदर जाने के लिए कैसे कह सकता है। अमित निशा से अंदर चले फिर बोला। निशा अपना मुंह बनाते हुए तेज आवाज़ में बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये बंगला तुम्हारे बाप का है। अमित आराम से बोला, जी ये बंगला मेरे बाप का ही है। निशा के होश ही उड़ गए। ऐसा बंगला तो सिर्फ मैं टीवी में ही देखी हूँ, मन ही मन सोच रही थी। हाँ तो तुम्हारा परिवार रेंट पर रहता होगा। अमित, जी नहीं, आप कृपया कर आप अंदर चलेंगे, सब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करता हूँ, मेरे परिवार वालों को नहीं पता चलना चाहिए। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं नहीं चाहता था ये शादी करूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी गलती की सज़ा मेरे परिवार वालों को नहीं देना, क्योंकि मैंने उनसे कहा है हमारी ये शादी प्रेम विवाह है। तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम इस बंधन से आज़ाद होगी। निशा झुंझलाते हुए, क्यों करूं मैं ये, आखिर क्यों करूं? जब तुम मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मुझसे शादी किए, उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं पिघला था? मेरे आंखों के आंसू नहीं दिख रहे थे तुम्हें? बोलो, उस वक्त मजबूर थे, बस यही बोलोगे? मजबूर सच में अगर होते ना तुम तो मुझसे मदद मांग सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे बस शादी करनी थी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना था। निशा अमित के चारों तरफ घूमते ताली पीटते हुए, वाह वाह, बात जब अपने परिवार पर आई तो आज मेरे सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशियों की भीख मांग रहे। सोचो उस वक्त मैं भी तुम्हारे सामने कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम मुझसे सौदा किए। तुम्हारा परिवार चाहिए तो मुझसे शादी कर लो। अब जब शादी कर ही लिए ही तो सज़ा भी तुमको और तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। ये सब कहावत तो सुने ही होगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब भुगतो, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे। मैं अपना ये नाटक मेरे सामने बंद करो। इन नाटकों में मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। उषा देवी मुस्कुराते हुए, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे पर गया है। प्रेस वालों को पैसा खिलाकर सब कुछ रफा दफा कर दिया। भैया आप ऑटो वालों को यहीं रोक दो। उषा देवी ऑटो वाले को पैसे दी और अपने घर के अंदर आई। उषा देवी जब अंदर पहुंची तो उनका पूरा परिवार मौजूद था और हॉल में बैठकर बाप बेटे एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हीं के सामने हॉल में टेबल पर पड़ा वो लिफाफा था जो वकील ने भिजवाया था। उषा देवी की नज़रें हॉल में आते ही लिफाफा पड़ा उषा देवी की हालत बुरी हो रही थी। अंदर से हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी, माथे पर पसीना भी आ रहा था। मन में एक सवाल घूम रहा था, कहीं किसी ने पढ़ा तो नहीं? देखने से लग रहा शायद किसी ने खोलकर पढ़ा है। जीवन वर्मा, मुझे यकीन नहीं हो रहा उषा देवी, आप ऐसे करेंगी मुझे? शर्मा जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सिया और उसकी माँ बहुत खुश थे। सिया मुस्कुराते हुए, माँ मैं अभी आई, बोलकर सिया वहाँ से चली गई। अपना पर्स चेक करते हुए, मेरे पास तो बस 10,000 रुपये हैं, पहले जाकर डॉक्टर से पता कर लेती हूँ पापा का कितना इलाज में पैसा लगा है। सिया डॉक्टर के केबिन के पास जाकर रुकी, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाई दरवाज़ा को नॉक करने के लिए। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैम क्या कर रही हैं आप यहाँ? अभी डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट। उसी वक्त एक नर्स सिया की तरफ देखते हुए, क्या आपका नाम सिया है? सिया आश्चर्य से देखते हुए नर्स को, जी हाँ मैं ही हूँ, सिया शर्मा। नर्स हॉस्पिटल का बिल देते हुए, ये आपके पिताजी के इलाज में हुए खर्च का बिल है। सिया बिल को लेते हुए ध्यान से देखने लगी। उसके बाद सिया अपने दोनों आंखें को बड़े करते हुए नर्स की तरफ देखी। इतने का बिल? आपने सही से चेक तो की है ना? नर्स, जी मैम, मैं बहुत अच्छे से चेक करके ही लाई हूँ बिल को। सिया मन ही मन सोचने लगी, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? यहाँ तो दी भी नहीं है और ना यहाँ अरमान जी हैं मेरी मदद के लिए। क्या करूँ मैं? दी को कॉल करूँ या अरमान जी से मदद मांगूँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? बिल के तरफ देखते हुए, नर्स, ये रहा इस बिल का रिसीविंग, सारे पैसे आपकी दी जमा करवा दी हैं। नर्स वहाँ से चली गई।
सिया सोचते हुए, दी पैसा जमा की तो मुझे बताई क्यों नहीं। अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए उस रूम तक पहुंची जहां शर्मा जी थे। अंदर जाने से पहले सिया बिल और रिसीविंग दोनों को अपने पर्स में छुपा ली। सिया के आते ही शर्मा जी, बेटा आप चल दे घर, बहुत दिन हो गए हैं मुझे अपने घर को देखे, ऐसा लग रहा है कई सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अब और नहीं इंतज़ार कर सकता, मेरे कदम खुद बढ़ते जा रहे हैं। सिया जरा संभल कर, कहाँ ध्यान है आपका? माँ, देख कर चलो आप, सामने इतना बड़ा टेबल रखा है, आपको दिख नहीं रहा। सिया माँ के पास जाकर उनका सिर अपने हाथ से छूते हुए, आपको बुखार तो नहीं है? आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, चलिए डॉक्टर के पास, आप अपना चेकअप करवा लीजिए। माँ, नहीं नहीं बेटा, अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब घर के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ निशा अमित के साथ बहस कर रही थी। तभी एक बच्चा करीब 4 साल का निशा से लटकते दुपट्टे को पकड़कर खींचते हुए बोला, माँ। निशा का ध्यान उन नन्हे से बच्चे पर पड़ा। उस छोटे से बच्चे को माँ कहते सुन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उस बच्चे ने फिर से माँ कहकर बुलाता है। निशा इधर उधर देखी, लेकिन वहाँ उस जगह निशा, अमित और उस बच्चे के अलावा कोई नहीं था। निशा उस बच्चे की प्यारी आवाज़ को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गई। उस नन्हे से बच्चे की आवाज़ को सुनने के बाद निशा को एक अपनापन और सुकून महसूस हुआ। देर न करते हुए निशा झट से उस बच्चे से लिपट गई। कुछ देर बाद निशा मुस्कुराते हुए, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, मैं आपको क्यों बताऊं, मेरा नाम मानस है। निशा जो कुछ देर पहले गुस्से में थी, उस बच्चे की वजह से अब मुस्कुरा रही थी। निशा मुस्कुराते हुए, आपका नाम मानस है? आपकी माँ कहाँ गई? आपको ऐसे अकेले छोड़कर इधर उधर देखते हुए, यहाँ तो आपकी माँ मुझे कहीं नहीं दिख रही, कहाँ चली गई आपको अकेला छोड़? वो बच्चा मायूस मुँह लटका खड़ा हो गया, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था। निशा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, माँ के बारे में कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ आप रहते कहाँ हो? मुझे तो लगता आप गलती से यहीं रह गए हो। कुछ देर बाद उस बच्चे ने जवाब दिया, सब कहते हैं मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। निशा ये बात सुनकर उसे फिर से गले लगा ली। अमित की माँ शीला देवी, बेटा बहू को लेकर अंदर आओ, कब तक उसे बाहर रखेगा? निशा फिर से पूछी, बेटा आप रहते कहाँ हो? कुछ ना बोलते हुए निशा का हाथ पकड़ वो बच्चा बंगले के दरवाजे के पास ले गया। निशा अपना कदम बंगले के अंदर रखने वाले ही होती है तो मानस अपने तोतले आवाज़ में, रुको आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती आप। निशा मानस की आवाज़ को सुनते ही अपना पैर पीछे कर ले। जीवन वर्मा और उनके दोनों बेटे एक साथ हॉल में ही बैठे थे। वहीं हॉल में पड़े बिजनेस के पेपर को पढ़े देख उषा देवी के माथे पे पसीना तो आ ही रहा था, साथ में उनके मन में सवाल चल रहा था, किसी ने पढ़ तो नहीं लिया लिफाफे में पड़ा उस पेपर को? इतना शांति कैसे है यहाँ? जब मैं बाहर थी तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, मुझ पर नज़र पड़ते ही सभी अचानक बोलते बोलते रुक गए। ये तीनों एक साथ होते तो बहुत कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? लगता है सबके किराए पर पानी फिर गया, अब मेरा क्या होगा? ये सोचते हुए अपना कदम धीरे धीरे उषा देवी हॉल की तरफ बढ़ा रही थी। जीवन वर्मा, आपसे ये उम्मीद नहीं था उषा देवी। उषा जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आप ऐसी हरकतें कर सकती हैं। उषा देवी मन ही मन, लगता है मेरा भांडा फूट गया। अब तो गई उषा देवी, कुछ कहे वो उससे पहले मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उषा देवी हिचकिचाते हुए, जी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जीवन वर्मा मुस्कुराते हुए, आप ऐसी क्यों खड़ी हैं वहाँ परेशान होते हुए? मुझे तो ऐसा लग रहा आपको देखकर आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उषा देवी, नहीं तो मैं भला अपने घर में क्या चोरी करूँगी? जीवन वर्मा मुस्कुराते हुए, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। माफ़ करना, शादी के सालगिरह के पहले ही आपका मैं गोवा जाने का प्लान के बारे में जान गया। ये लीजिए आपका टिकट उषा जी। उषा देवी उस लिफाफे को लेकर रूम में चली गई। उषा देवी सोचते हुए रूम में जा रही थी, अगर ये गोवा ट्रिप का टिकट है तो वो वसीयत कहाँ गई? निशा के सामने जब आ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।